हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्या अब राजनीतिक विचारधारा का अंत हो गया, विवेचना करें। हाल में इस विषय पर एक नए सिद्धांत का विकास हुआ है जिसमें डेनियल बेल और रॉबर्ट इलेन जैसे कुछ अमेरिकी समाज सिद्धांत शास्त्रियों के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इन लेखकों के अनुसार विचारधारा का अंत हो गया है। उनकी यह मान्यता है कि पश्चिमी समाजों का इस प्रकार और इतना अधिक विकास हो चुका है कि अब किसी विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। अब वैज्ञानिक समाज की तकनीकी ने विचारधाराओं या उनके कार्य संबंधी कार्यक्रमों को ग्रहण कर लिया है। उनके तर्क की यह टेक है कि मार्क्स की मृत्यु के बाद काफ़ी समय बीत गया और तब से लेकर अब तक बुर्जुआ चिंतन की बहुत प्रगति हो चुकी है। वस्तुतः बुर्जुआ चिंतन ने कई नए रूप धारण किए हैं जिनके मार्क्स और उसके कट्टर समर्थक कभी कल्पना नहीं कर सके। इसका यह परिणाम हुआ है कि सर्वहारा समेत लोगों के जीवन में बहुत अधिक सुधार हुआ है। अतः विचारधारा का अंत हो गया है। बेल विचारधाराओं को विचारों की प्रणालियाँ समझता है जो सामाजिक मूल्यों को ठोस रूप प्रदान करती है। प्रमुख अमेरिकी समाज वैज्ञानिक टेलकोट पार्सन्स की धारणा का अनुसरण करते हुए वह यह विश्वास करता है कि सभी समाजों को विचारधाराओं की आवश्यकता होती है और वे सभी समान रूप से सफल होते हैं। आर्थिक विकास का मामला अब सबसे अग्रणी तत्व समझा जाता है और राजनीतिक स्थिरता की समस्या अब अच्छी तरह सुलझी हुई परिघटना हो गई है। लोगों ने अपनी राजनीतिक संस्कृति की मुक्त संस्थाओं में पक्की आस्था का विकास कर लिया है और अब कल्याणकारी राज्य के युग में उन्हें इस बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आर्थिक विकास का मामला उनका मुख्य लक्ष्य बन गया है जिसे वे अपनी सुस्थापित राजनीतिक व्यवस्था के व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए प्राप्त करना चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण कारण है कि संयुक्त राज्य व्यवस्था के व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए प्राप्त करना चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों में कोई खास अंतर नहीं है। इस सब से पता चलता है कि विचारधारा जो कभी कार्य का पथ हुआ करती थी अब ऐसे बिंदु पर आ गई है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है। इस विषय पर लेन ने एक अलग दृष्टिकोण से अपना योगदान किया है। उसने यह कहकर लेनिन के तर्क को एक अजीब मोड़ दिया है कि अब मजदूर वर्ग को भी कई ऐसे समाजवादी विचारधाराओं का सामना करना पड़ता है जो स्वतः बुर्जुआ विचारधारा की स्थिति को और अधिक मजबूत करती है। किसी औद्योगिक देश के मजदूर वर्ग की स्थिति की ओर निर्देश करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह कई विचारधाराओं में विभक्त है क्योंकि अपने आंदोलन की प्रक्रिया में स्वयं मजदूर वर्ग द्वारा बनाई गई किसी स्वतंत्र विचारधारा का कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। इसलिए एकमात्र विकल्प बुर्जुआ या समाजवादी विचारधारा का है। इसके लिए कोई मध्य मार्ग नहीं है क्योंकि मानवता ने किसी तीसरी विचारधारा का सृजन नहीं किया है और इसके अतिरिक्त ऐसे समाज में जो वर्ग विरोध से लेसे हो वहाँ कोई वर्ग रहित या वर्गोपरि विचारधारा नहीं हो सकती। इसलिए किसी तरीके से समाजवादी विचारधारा को कम करना या इससे थोड़ा सा भी इधर उधर हटना बुर्जुआ विचारधारा को मजबूत करना होगा। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में डेविड इटसन और एल्फ्रेड कोबा के तर्कों की व्याख्या करते हुए दांते जमीनो ने इसे विचारधारा की विनाशकारी भूमिका के परिणाम के रूप में समझा है। वस्तुतः उसने निश्चयवाद के महत्व पर खेद व्यक्त किया है जिनसे कुछ विचारधाराओं ने बल प्राप्त किया है। मुख्य रूप में उसका आक्रमण उन राजनीतिक सिद्धांतों की विद्यमानता पर रहा है जिनकी परिणति मार्क्सवाद में हुई। बहरहाल जमीनों की व्याख्या में यह उल्लेखनीय बात है कि निश्चयवादी विचारों की भयानक भूमिका पर सीधे तौर से खेद व्यक्त करने की बजाय उसने विचारधारा के ह्रासमान प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की आशा की है। इसका यह परिणाम हुआ है कि इटसन और कोबा को धाराओं का अनुकरण करते हुए वह बेल और लेनिन के बहुत निकट पहुंच गया है। उसके अनुसार जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और शत्रुतापूर्ण बौद्धिक शक्तियों व राजनीतिक आंदोलन में और दूसरी ओर विज्ञान के प्रति पागलपन से पिछले 150 वर्षों में अत्यधिक ह्रासमान हो गया है उसमें
हमारे युग में उल्लेखनीय पुनर्जागरण हो गया है। सितंबर 1955 में इटली के मिलान नगर में बुद्धिजीवियों का विश्व सम्मेलन हुआ। इसमें ब्रिटेन के हुग गैट्सकेल और रिचर्ड क्रॉसमैन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिडनी हुक, आर्थर श्लेसिंगर और F.A. हाइक और फ्रांस के आंडे फिलिप, रेमंड आरोन और बर्ट्रैंड डिजुविलेन जैसे लगभग 150 अग्रणी लोगों ने भाग लिया। कुल मिलाकर यह उदारवादियों, समाजवादियों, रूढ़िवादियों, उग्रवादियों जैसे विविध लोगों का शानदार सम्मेलन था जो पश्चिम के अग्रणी लोकतांत्रिक देशों में संबंधित थे। अपने राजनीतिक विश्वासों का लिहाज किए बिना इन बुद्धिजीवियों का यह विचार था कि दक्षिणपंथी लोगों को वामपंथी लोगों से अलग करने वाले परंपरागत मामले अपेक्षाकृत महत्वहीन हो गए हैं। वस्तुतः से सभी इस बात पर सहमत हुए कि राज्य के नियंत्रण में वृद्धि जो विश्व के बहुत से लोकतांत्रिक देशों में देखने में आ रही है के कारण लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का ह्रास नहीं होगा। नई घटनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अब समाजवादी लोग विशेष उत्साह के साथ समाजवाद का समर्थन नहीं कर रहे। वे सर्वशक्तिमान राज्य के खतरे से उतने ही चिंतित हैं जितने अनुदारवादी। दक्षिणपंथियों को वामपंथियों से अलग करने वाले विचारधारात्मक विषय कमोबेश सरकारी स्वामित्व और आर्थिक नियोजन तक सीमित होकर रह गए हैं। हर कोई यह मानता हुआ प्रतीत होता है कि इसका कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है कि अलग अलग राष्ट्रों की घरेलू नीतियों पर किस राजनीतिक दल का नियंत्रण है। एक वामपंथी ब्रिटिश बुद्धिजीवी रिचर्ड क्रॉसमैन ने कुछ समय पहले यह कहा था कि अब अधिकांश यूरोपीय नेता भी जानबूझकर समाजवाद को एक काल्पनिक मिथक समझते हैं जो अक्सर रोजमर्रा की राजनीति की यथार्थताओं से बहुत दूर है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि अनेक समाजवादी पार्टियां लोकहित के नाम पर निजी संपत्ति के सौदों राष्ट्रीयकरण में अपनी आस्था खो चुकी है। इसके अलावा वे मिली-जुली अर्थव्यवस्था में आस्था रखने लगी और चाहती है कि सभी परिवर्तन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से हो। पश्चिमी राजनीतिक जीवन में ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन इस तथ्य को परिलक्षित करता है कि औद्योगिक क्रांति की मूलभूत राजनीतिक समस्याओं को हल कर लिया गया है। मजदूरों ने औद्योगिक राजनीतिक नागरिकता प्राप्त कर ली है, अनुदारवादियों ने कल्याणकारी राज्य को स्वीकार कर लिया है और लोकतांत्रिक वामपंथियों ने यह मान लिया है कि राज्य की शक्ति में कुल मिलाकर वृद्धि अपने साथ आर्थिक समस्याओं के समाधान करने की अपेक्षा स्वतंत्रता के लिए अधिक संकट लाती है। पश्चिम में लोकतांत्रिक समाजवादी क्रांति की यही विजय उन बुद्धिजीवियों के लिए घरेलू राजनीति अंत कर देती है जिन्हें राजनीतिक कार्य के लिए प्रेरित करने हेतु विचारधाराओं या कल्पना लोगों की आवश्यकता है। संक्षेप में विचारधारा के अंत की संकल्पना के पीछे सारा विचार यह है कि मार्क्सवादियों, लेनिनवादियों की संकल्पना की आर्थिक वर्ग प्रणाली लुप्त होती जा रही है। संपदा और आय के पुनः वितरण ने आर्थिक विषमता के राजनीतिक महत्व को कम कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार की अनुभूति ने कई वामपंथी विचारकों और पश्चिमी देशों के सकारात्मक उदारवादियों के विचारों में परिवर्तन किया है। राजनीतिक विवाद के स्रोत में स्पष्ट ह्रास ने कुछ लोगों को यह प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जो विरोध लोकतंत्र के लिए इतने आवश्यक है वे जारी रहेंगे। वस्तुतः अग्रणी अमेरिकी समाज सिद्धांत शास्त्रियों का उद्देश्य लोकतंत्र के युग में विचारधारा की संकल्पना को समाज विज्ञान के डंडे से पीटना है। उनके तर्क की तानिया है कि लोकतंत्र सर्वसम्मति की प्रणाली होने के कारण संघर्ष की राजनीति वर्ग संबंध के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है या ऐसे संगठनों की उपेक्षा करता है जो विरोध व विसम्मति और वैधता व सर्वसम्मति या सामान्य सहमति को समर्थन प्रदान करते हैं। बैरिंगटन पर जूनियर का यह कहना है कि जैसे जैसे हम आर्थिक विषमताओं और विशेषताओं को कम करते जाते हैं वैसे वैसे वे तुलना और विरोध के स्रोत को भी दूर करते जाते हैं जो वास्तविक राजनीतिक विकल्पन में जान डाल देते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि असंतोष की प्रेरणा शक्ति गायब हो जाती है और समाज वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में मत स्वीकृति देकर स्थित को हो जाता है। क्या विचारधारा का अंत हो गया है? इस धारा को लेकर हॉर इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत करते हुए लिपसेट कहता है, लोकतांत्रिक वर्ग संघर्ष जारी रहेगा लेकिन यह संघर्ष विचारधाराओं के बिना, लाल झंडों के बिना
मजदूरों की मई दिवस परेडों के बिना होगा। बेल और लेन जैसे समाजशास्त्रियों ने विचारधारा के अंत का मुद्दा छेड़ा। अब उनके विचार नैतिक व विचारात्मक प्रश्न अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि पाश्चात्य समाजों में राजनीतिक दल आर्थिक विकास और भौतिक समृद्धि की दुहाई देकर सत्ता के संघर्ष में प्रतियोगिता करते हैं, अर्थात राजनीति के ऊपर अर्थशास्त्र छा गया है। यदि इस व्याख्या को बारीकी से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जिस तथ्य की ओर इन दो लेखकों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया वह विचारधारा का अंत नहीं, बल्कि प्रमुख पक्षों के बीच वृहत विचारधारात्मक सहमति का उभरना है, जिसने विचारधारा संबंधी विवाद को पीछे धकेल दिया। इस दिशा में फ्रांसिस फुकुयामा के योगदान की चर्चा करना भी सार्थक होगा, जिसने 1989 में प्रकाशित अपनी रचना द एंड ऑफ हिस्ट्री में यह आग्रह किया कि अब विचारधारा की कोई सार्थकता नहीं रही है, अब केवल एक विचारधारा छाई हुई है जिसे उदारवाद कहते हैं, जिसने अपने सभी विरोधियों को परास्त कर है, और उसकी इस सफलता को उसके अंतिम विजय कहा जाना चाहिए। वास्तव में यह लेखक पूर्वी यूरोप के उन देशों की घटनाओं से प्रभावित है जहाँ साम्यवादी व्यवस्थाएं चरमरा गई, जिन्होंने मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा का अंत का परिचय दिया। व्यंग्य के रूप में उसने यह मान्यता स्थापित की है कि इतिहास का अंत हो गया, या उसके भाग्य में ऐसा लिखा है, क्योंकि अब सारी दुनिया में उदार लोकतंत्र की विजय हो चुकी है। पाश्चात्य के विचार की विजय इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अब पाश्चात्य उदारवाद के सभी सजीव व क्रमबद्ध विकल्पों का संपूर्ण अंत हो चुका है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।